ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो ये आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। और एक बात और आपको बता दूं, ये किसी खास टॉपिक के बारे में किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, ठीक है। तुष्टीकरण का खतरनाक खेल, ये आप देखेंगे कर्नाटक के संदर्भ में लिखा जा रहा है। कर्नाटक के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। तो आप देखिए, गरीबी ना मजहबी होती है और ना ही स्थायी होती है। और जो आज गरीब है वह अपने पर्यटनों एवं राष्ट्र राज्य के आर्थिक उत्पीड़न से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए गरीबी वंचितों के लिए रक्षोपाय तय करते समय पंथ मजहब का विचार अनुचित है। यह अलगाववादी है और संविधान विरोधी भी है। बावजूद इसके कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की पहल की है। यह पहला मौका नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण कथित सेकुलर राजनीति का स्थायी मिशन है। संविधान विरोधी होने के कारण मजहब आधारित आरक्षण के प्रस्तावों को न्यायालयों ने कई बार असंवैधानिक बताया और तब भी मजहबी तुष्टीकरण का खतरनाक खेल जारी है। भाजपा ने इस आरक्षण का तीव्र विरोध किया है। कांग्रेस बैकफुट पर है, जबकि राज्य सरकार ने जरूरी संविधान संशोधन की बात भी कही है। और एक बार आप लोग कर्नाटक चलिए। कर्नाटक में किसकी सरकार देखने को मिलेगी? कांग्रेस की सरकार है। और बेंगलोर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। सिद्धारमैया यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। इसकी बेंगलोर इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है सीमा। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। तो मजहबी आरक्षण का यह प्रयास पहला नहीं है। कर्नाटक में ही पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं। संविधान विरोधी ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 50% मुस्लिम आरक्षण का ऐलान किया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह ने इसका समर्थन किया था। जमीयत उलेमा ए हिंद ने विशाल रैली में मुस्लिम आरक्षण की मांग की थी। सोनिया गांधी ने भी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। यूनिवर्सिटी लंबे समय तक अलगाववाद को लेकर राष्ट्रवादियों के निशाने पर रही। एक समय ऑल इंडिया मुस्लिम सम्मेलन में विधायिका और नौकरियों में मजहबी आधारित आरक्षण मांगा गया था। फिर 1983 में मुस्लिम लीग ने केरल में मुस्लिम आरक्षण की यही मांग दोहराई। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता दल ने मुस्लिम आरक्षण का वादा किया। और आप देखिए, आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम आरक्षण की दिशा में कदम रखे। संविधान की उद्देशिका और अनुच्छेद 15 और 16 में धर्म और पंथ आधारित भेदभाव का निषिद्ध है। मुस्लिम आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन है। पंथ मजहब आधारित निर्णय उचित नहीं होते हैं, इसलिए संविधान निर्माता पंथ मजहब आधारित विशेषाधिकार के विरोधी थे। मुस्लिम आरक्षण का विषय सभा के समक्ष आया। सभा ने अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक अधिकारों संबंधी समिति गठित की। सरदार पटेल समिति के सभापति बने और सभा में ZH लॉरी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग पर कहा कि आपको अनुसूचित जातियों के हितों की चिंता है पर मुस्लिम हितों की नहीं है। एक मुस्लिम सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि किसी प्रकार के रक्षण स्वास्थ्य राजनीतिक विकास के प्रतिकूल है। जगत नारायण लाल ने कहा कि भारत एक सेकुलर राज्य होगा और अब आरक्षण की मांग नहीं होनी चाहिए। और सभा में इस पद पर 2 दिन बहस हुई। एक मुस्लिम सदस्य बी फोकर ने धमकाते हुए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हुए कहा था कि मुसलमान शक्तिशाली और संगठित हैं। यदि उन्हें लगा कि उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो वे उदंड हो सकते हैं। विधि वेता ए अयंगर ने कहा कि मेरा अनुमान था कि पाकिस्तान प्राप्त करने के बाद मुस्लिम दोस्त अपना व्यवहार बदलेंगे। सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी ने 2 टूक कहा कि हम एक राष्ट्र चाहते हैं तो मजहब के आधार पर कोई मान्यता नहीं दे सकते। संविधान सभा के कुछ मुस्लिम सदस्य मौलाना हजरत मोहानी, तज्मुल हुसैन, नजरुद्दीन अहमद और आदि पंथ आधारित आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। सरदार पटेल ने बहस के उत्तर में कहा कि समिति का निष्कर्ष है कि मुस्लिम बंधुओं ने आरक्षण की मांग पर बल नहीं दिया है। और देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री भी थे, देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। और कई मुस्लिम सदस्यों ने आपत्ति की, कहा कि मुस्लिम ताकतवर है और बादशाह रहे, उन्हें कमजोर ना माने। इस पर पटेल ने कहा कि आपका समाज संगठित है, शक्तिशाली है, तो आप विशेष सुविधाएं क्यों मांगते हैं? और जो अल्पमत देश विभाजन करा सकता है वह अल्पमत नहीं हो सकता है। अगर आपको ऐसा असंभव लगता है तो आप अपने विचारों के अनुसार किसी सुंदर स्थान पर चले जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सभी वर्ग अपनी विचारधारा के अनुसार गुट बना सकते हैं, लेकिन पंथ मजहब आधारित अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। मैं यहां तक कहता हूं कि जो रक्षण रह गए
हों वह भी समाप्त कर दिए जाएं। और वर्तमान परिस्थितियों में आप देखिए अनुसूचित जाति के आरक्षण को हटाना सही नहीं होगा। संविधान निर्माता मजहब आधारित विशेष अधिकारों के विरोधी थे। पंडित नेहरू ऐसे आरक्षण और वर्गीकरण के विरोध थे ही। पटेल मजहबी अलगाववाद और पंथक अस्मिता के विरोधी थे। संविधान सभा की मसौदा समिति के सभापति डॉक्टर अंबेडकर सभी तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। मूलभूत प्रश्न है कि क्या नेहरू के मजहबी आरक्षण विरोधी विचार का प्रभाव सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि कांग्रेस जनों पर भी नहीं पड़ता? क्या डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वोट मांगने वाले दल समूहों को मुस्लिम आरक्षण का विरोधी नहीं होना चाहिए? और आप देखिए संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर, राधाकृष्णन अयंगर आदि प्रतिष्ठित, या आप देखिए क्या प्रतिष्ठित विद्वान मजहबी अस्मिता के, या आप देखिए घातक परिणाम के जानकार थे। डॉक्टर अंबेडकर उनके सामने दुनिया के कई देशों के आरक्षण संबंधी मॉडल थे और वे भारत की सामाजिक संरचना से भिन्न थे। भारत में जाति आधारित भेदभाव रहे। संविधान में निर्माताओं ने व्यथित वंचित अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया, वह भी मुझसे सुनिश्चित अवधि के लिए। मुस्लिमों की बात करें तो वे भारत में लगभग 600 साल तक सत्तासीन रहे। वे सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नहीं और इसके बावजूद वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए बार बार मुस्लिम आरक्षण की असंवैधानिक मांग की जाती है और संविधान निर्माताओं ने अपनी ओर से इस विषय का निस्तारण कर दिया था। भारतीय राष्ट्र राज्य को भी इसका अंतिम निस्तारण करना चाहिए। जो स्वयं में संविधान नहीं मानते उन्हें राष्ट्र सर्वोपरिता समझना कठिन है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनका नाम है, आप देखते हैं क्या नाम है इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। चलिए एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश घुमा के लाते हैं आप लोगों को। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती। राज्यों में आप देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। सही आदर्श चुने मुस्लिम समाज। या आप देखेंगे कि प्रत्येक समाज को आगे बढ़ने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वास्तव में वैचारिक विकास के बाद ही उस समाज का विकास संभव होता है। औरंगजेब पर चर्चा आज फिर यही सवाल खड़ा कर रही है कि क्या मुस्लिम समाज रोल मॉडल की कोई कमी रह जो आज भी कुछ लोगों को औरंगजेब को चुनना पड़ता है? तो इसका उत्तर मिलेगा नहीं। मुस्लिम समाज में अनेक रोल मॉडल हैं, बल्कि स्वयं मुगल सल्तनत में भी रोल मॉडल थे, जैसे औरंगजेब के बड़े भाई एवं मुगल युवराज दारा सिकोह। चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के अनेक लोग शाहजहां के इस आध्यात्मिक बेटे से परिचित नहीं है और दारा को ऐश्वर्य और जंगी माहौल दोनों ही विरासत में मिले थे। इसी के साथ उन्हें मिली थी अकबर और जहांगीर द्वारा स्थापित एक बहुसांस्कृतिक विरासत। दारा ने भारतीय उपमहाद्वीप के बौद्धिक और सांस्कृतिक ताने बाने में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। यद्यपि अक्सर उन्हें मुख्य धारा के इतिहासकारों ने अपने, आप देखते हैं क्या, अपने शोध के फुट नोट में धकेल दिया और इसके बावजूद उनकी विरासत एक प्रखर विद्वान और धार्मिक बहुलतावाद के प्रबल समर्थक के रूप में जानी जाती है। ऐसे समय में जब युद्ध और युद्ध के मैदान में प्रबलता सबसे बड़ा गुणा माना जाता था, तब दारा ने धार्मिक विचारों की आजादी को बड़ी चीज समझा था। और जहां एक तरफ आप देखिए दारा के भाई शाही सत्ता को कब्जाने, उसका विस्तार करने की रणनीतिक अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित करते थे, तो दारा बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज में गहरी रुचि रखता था। विभिन्न धर्मों को समझने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसे प्रमुख संस्कृत ग्रंथों, विशेष रूप से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने की विशाल कार्य का, आप देखते हैं कि कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली के लाल किले से लेकर वाराणसी के गंगा तट तक दारा ने अपने अधिकतम समय भारतीय अध्यात्म को समझने के में लगाया। दारा सिकोह का आध्यात्मिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदू धर्म इस्लाम के बीच सेतु बनाने का प्रयास था। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और जिसे सिर ए अकबर महान रहस्य नाम दिया गया। इस कार्य के माध्यम से उन्होंने हिंदू दार्शनिक चिंतन को फारसी और इस्लामी जगत तक पहुंचाया और इससे बाद में यूरोपीय विद्वान जैसे कि शोपेनहावर को भी प्रेरणा मिली। दारा मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और सूफी मत के अनुयायी थे। वह सूफियों के कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे। उन्होंने खुद को इस्लाम तथा हिंदू धर्म के बीच आध्यात्मिक समानताओं को खोजने में पूर्णतः समर्पित कर दिया था और उनका मानना था कि उपनिषद एक गूढ़ ज्ञान छिपाए हुए जो इस्लाम की सूफी परंपरा तसब्बुर से मेल खाता है
उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें मजमा उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम प्रमुख है, जिसमें आप देखिए सूफी मत और वेदांत के बीच समानताओं का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने यह काम धार्मिक विद्वानों से संवाद, अपने आध्यात्मिक अनुभव और धार्मिक सहिष्णुता की भावना के आधार पर किया था। हिंदू पंडितों की सहायता से किया गया यह प्रयास केवल एक भाषाई अभ्यास नहीं था, बल्कि हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के बीच बौद्धिक और आध्यात्मिक विभाजन को पाटने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी था। दारा शिकोह विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक मंच पर लाने और संवाद को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे, और उनके लिए धर्म केवल आस्था का विषय नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम था और जिससे समाज में समरसता लाई जा सकती थी। दारा के जीवन का सबसे दुखद मोड़ तब आया जब शाहजहां की बीमार पड़ने के बाद मुगल सल्तनत में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ा। उस संघर्ष में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसका छोटा भाई औरंगजेब था, और यह केवल दो भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोण का टकराव भी था। दारा समावेशिता, धार्मिक सहिष्णुता और बौद्धिक स्वतंत्रता के प्रतीक थे, जबकि औरंगजेब एक अधिक रूढ़िवादी और केंद्रीकृत शासन प्रणाली की ओर से बढ़ रहा था। और 1659 में आप देखिए औरंगजेब की जीत और दारा की हत्या मुगल इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, और इस घटना ने न केवल मुगल साम्राज्य को एक संकीर्ण शासन की ओर मोड़ा, बल्कि आप देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को भी प्रभावित किया। कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि यदि दारा शिकोह सत्ता में आता तो संभवतः मुगल शासन धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समावेशिता के लिए नया आयाम छूता। दारा का सोच ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जहां धर्म और दर्शन संकीर्ण दायरे से में बंधने के बजाय आपसी संवाद और समझदारी को बढ़ावा दे। भारतीय समाज में पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक नीतियों पर जारी बहस के बीच दारा शिकोह की विचारधारा और योगदान को फिर से समझने की आवश्यकता है। आज न सिर्फ भारतीय मुस्लिम समाज बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज को दारा जैसे विचारशील व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक सही रोल मॉडल की समाज को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर कर सकता है। लेखक इस्लामिक मामलों में जानवर हैं, इनका नाम है रमेश सिद्दीकी। इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल, देखिए इनके अपने ये विचार हो सकता है कि आप इनके विचारों से सहमत हो सकता है ना विचारों से सहमत हो। जहां भी मेरी राय होती है मैं अलग से बताता हूं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। भगवानम स्मरण, ये परमपिता के स्मरण से सभी कष्टों और समस्याओं का निदान संभव है। सच्चे मन से, पवित्र हृदय से प्रभु से किया गया निवेदन अर्थ नहीं हो सकता है। संसार में अभी तक जितने भक्त हुए उनका यही अनुभव है कि भगवान का स्मरण समस्त विकारों का हरण करने में सक्षम है, और इसलिए साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसी युक्ति से अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। भगवान नाम, ये आप देखिए स्मरण मोक्ष का द्वार भी है। प्रभु का निरंतर स्मरण कठिन विषय नहीं है। इस लोक में अन्य विषयों के साथ ही भगवान के स्मरण करते रहने में कोई व्यवधान नहीं है। लोग तो प्रयोग के अभ्यस्त हैं, लेकिन अभ्यास का प्रयोग होना चाहिए। अब पृथ्वी पर जन्म के बाद परम उद्देश्य को धारण करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से विमुख होकर मानव मात्र अंधकार में भटकता है और लाखों योनियों में जन्म लेकर कष्टों को भोगता फिरता है। भगवानम स्मरण से महाशक्ति का प्रभाव उत्पन्न होता है, जो महान कार्य के लिए प्रेरित करता है। किसी भी समय, किसी भी अवस्था, किसी भी क्रम में ईश्वर का स्मरण किया जाना श्रेष्ठ होगा। प्रभु के स्मरण मात्र से समस्त संतापों का शमन होता है। यह प्रकृति की सबसे सरल प्रक्रिया है, और याद रहे स्मरण करते रहने से ही अनेक शक्तियां सिद्ध होती हैं। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक स्मरण शक्ति का ही सब खेल है, जो प्रकृति द्वारा स्वतः प्रदत्त है। इसलिए मां रूपा प्रकृति स्मरण का महान दायित्व भी मानव को दे सकती है। विषयों के स्मरण में पूर्ण समय गवाना उचित नहीं है। कुल क्षण हरि स्मरण के लिए समर्पित करना अधिक श्रेष्ठकर है। लोगों को सांसारिक विषयों में तो रस मिलता है, लेकिन फिर वो स्मरण में ना मन लगता है और ना ही बुद्धि चलती है। कायिक चेष्टाएं तो दिन रात स्फूर्त है, आत्मिक गति को वे धारण नहीं कर पाते। मन बुद्धि से समर्पण का भाव ना हो तो स्मरण संभव नहीं है। और बाकी आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, आप लोग बताया करिएगा आप लोग सोचते हैं क्या है, समझ रहे। ये जल संरक्षण का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में जल संरक्षण पर जोर देकर देश की जनता को उपयुक्त समय पर एक सही संदेश देने का काम किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने जो जानकारी दी, पिछले 7-8 वर्षों में जल संरक्षण के विभिन्न उपायों के जरिए 1100 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी बचाने में सफलता मिली है। वह लोगों को उत्साहित करने और पानी को महत्ता को समझने के लिए प्रेरित करने वाली है, क्योंकि जल ही जीवन है। आप लोग देखते हैं हर किसी के लिए जल जरूरी भी, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु जो भी हो, इंसान हो। निसंदेह यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। जल संरक्षण के उपायों के जरिए बड़ी मात्रा में पानी बचाने में सफलता मिली है, और प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि उनकी सरकार ने जल संरक्षण के लिए नीतिगत स्तर पर कुछ उल्लेखनीय
कार्य किए हैं, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति सरकारों, समाजसेवी संस्थाओं और साथ ही आम जनता की ओर से अपने स्तर पर इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि अपने देश में पानी को बचाने के वैसे उपाय नहीं किए जा रहे हैं जैसे आवश्यक है। इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वर्षा ऋतु में बहुत सा जल बेकार चला जाता है। सरकार और समाज की कोशिश यह होनी चाहिए कि वर्षा जल का आधिकारिक संग्रह किया जा सके, क्योंकि भारत उन देशों में प्रमुख है जहां जल संकट सिर उठाता दिख रहा है। जल संरक्षण के प्रयासों को कितनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, इससे समझा जा सकता है कि भारत में दुनिया की 17% जनसंख्या निवास करती है, जबकि उसके उपयोग के लिए उपलब्ध जल 4% से भी कम है। जल संरक्षण के तहत आप देखिए केवल वर्षा जल को सहेजने का ही काम नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप तालाबों का आधिकारिक निर्माण किया जाए और परंपरागत जल स्रोतों को दूषित होने से बचाया जाए। इसके अतिरिक्त तो उन उपायों को प्राथमिकता के आधार पर अपनाया जाए और जिनसे घरेलू कार्यों, औद्योगिक गतिविधियों और खेती में पानी की खपत को कम किया जा सके। अभी सीमित स्तर पर ही ऐसे उपाय अपनाए गए हैं और इसी कारण न केवल खेती में आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग हो रहा है, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों में भी स्पष्ट है कि जल संरक्षण की चिंता पूरे वर्ष की जानी चाहिए। यह अच्छी बात है कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभिष्ट भी प्राप्ति तब होगी जब हर कोई अपने स्तर पर जल संरक्षण के उपायों को अपनाने में तत्परता का परिचय देता है। और जल संरक्षण का काम केवल सरकार उसकी एजेंसियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, यह सबकी साझा जिम्मेदारी और इसका निर्वहन इसी रूप में होना चाहिए और सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। बेटियों की प्रतिभा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान बनाकर छात्राओं ने बेटियों की शिक्षा के प्रति ललक और जागरूकता का प्रमाण दिया है। 97.80% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहने वाली 3 परीक्षार्थियों में 2 छात्राएं हैं। शीर्ष 10 स्थानों में 60 छात्राएं और आप देखते हैं कि 63 छात्र हैं। यह परिणाम बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटे और बेटियों का अंतर मिटता जा रहा है। यह अच्छी बात है कि समाज तभी मजबूत होगा जब बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में युवा स्वयं की क्षमता को प्रमाणित कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों के प्रति छात्राओं में भी तेजी से बढ़ती रुचि सकारात्मक संकेत है। अभिभावक में भी जागरूकता आई है और आप देखिए ये अच्छी बात है कि बेटियों की शिक्षा को लेकर सजग है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बन रहा है यह वातावरण नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक संदेश है। इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। वे साइकिल से स्कूल जा रही हैं और खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं और अपने करियर को लेकर सजग हैं। इसी का परिणाम है कि आज विभिन्न सेवाओं में उनकी संख्या बढ़ी है। पुलिस सेवा में भी बड़ी संख्या में आ रही हैं। यही आत्मविश्वास आप देखते हैं कि समाज को एक नई दिशा देगा, जिसके लिए शिक्षा प्राथमिक अनिवार्यता है। यह अच्छी बात है कि सरकार उनकी शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चला रही है, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और यहाँ आप देखते हैं जहां अभी भी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, उन्हें आप देखते हैं कि चिन्हित कर पढ़ाई से जोड़ने की जरूरत है ताकि शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे। चलिए एक बार हम लोग बिहार घूम के आते हैं। पटना इसकी राजधानी है और आप देखते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। समझ रहे हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। पेड़ों को बचाने की जिम्मेदारी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है। यह पर्यावरण संरक्षण की गंभीरता को रेखांकित करता है, खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के अनुसार एक परिपक्व वृक्ष सालाना औसतन 20 से आप देखिए 40 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। इसके अलावा पेड़ मिट्टी की कटाव को रोकते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं और शहरी क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दरअसल शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण भारत में वन क्षेत्रों में तेजी से गिरावट आई है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग परियोजना के आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2020 के बीच भारत में लगभग 2.33 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र खो दिया है। और आप देखते हैं कि इसमें शहरी विस्तार, औद्योगिकरण और अवैध वृक्ष कटाई बड़ी वजह बनी है। और एक बात और बता दूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। पेड़ों के संरक्षण के लिए कई देशों ने कड़े कानून लागू किए हैं और जिनमें भारत प्रेरणा ले सकता है। जिनसे जर्मनी में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप देखिए हर पेड़ को काटने से पहले सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य है। जापान में सतोयामा पहल के तहत ग्रामीण और आप देखिए शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि जंगलों
और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। हरियाणा की प्राण वायु देवता योजना भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों को पेंशन दी जाती है। इसी तरह देश में डिजिटल ट्री आधार पहल के तहत पेड़ों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, और जिसमें उनकी प्रजाति, उम्र और स्थान जैसी जानकारी शामिल होती है। और आप देखिए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 तो मौजूद है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन चुनौती बना हुआ है। सिंगापुर की तर्ज पर हर नई इमारत के साथ पेड़ लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। हर जगह, हर शहर में ग्रीन मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए, और जिसमें न्यूनतम हरित क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए। कार्बन क्रेडिट मॉडल की तर्ज पर व्यक्तिगत स्तर पर पेड़ लगाने वालों को आर्थिक लाभ दिया जा सकता है। कंपनियों को CSR के तहत पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अवैध कटाई पर निगरानी बढ़ाने के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। पेड़ हमारी सभ्यता का आधार हैं, और आप देखिए, वे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण, जलवायु और संपूर्ण परिस्थिति तंत्र को संतुलित रखते हैं। असली बदलाव तभी आएगा जब सरकार और समाज इसे प्राथमिकता देंगे। पेड़ों को बचाना सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा स्वस्थ ग्रह सौंपें। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। और देखिए, पेड़ ऑक्सीजन हमें देते हैं, और ऑक्सीजन की कीमत तो आपको कोरोना महामारी में समझ में भी आ गई होगी, तो ये भी समझिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये टिप्पणियां देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही। ग्रोक के बारे में सुना है? ग्रोक के बिगड़े बोल से बढ़ता विवाद। एक आप देखते हैं आया हुआ है, ग्रोक से आप कुछ भी पूछिए वो आपको जवाब देता है ना। तकनीकी कंपनियां बीते 2 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कई रूपों में प्रस्तुत कर चुकी है, जिसके लगभग 1 दर्जन मॉडल विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज की आवश्यकताओं के अनुरूप धड़ल्ले से उपयोग में लाए जा रहे हैं। और इनकी बौद्धिकता, तार्किकता और सटीकता पर पिछले दिनों तक सवाल खड़ा हो गया, जब एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा विकसित चैटबॉट ग्रोक की कई टिप्पणियां अपशब्दों और अटपटे जवाब से भरी पाई गई। इसमें न केवल उसकी विश्वसनीयता के दावे पर प्रश्न चिन्ह लग गया, बल्कि इन घटनाओं से AI प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और उनके नियमन पर भी बहस तेज हो गई। साथ ही AI जनित सामग्री को बेकाबू होने से बचाने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, ताकि भविष्य में विवादास्पद या फिर बिगड़े बोल जैसी घटनाओं से बचा जा सके। XAI ने स्वीकारी गलती। वैसे इस पर XAI ने अपनी गलती स्वीकारते हुए माना कि उसकी टिप्पणियां पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों पर आधारित थीं, और उसने भविष्य में संतुलित और तथ्यात्मक उत्तर देने का आश्वासन भी दिया। इसे भले ही ग्रोक चैटबॉट द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के नजरिए से देखा गया हो, लेकिन कुछ सवालों के जवाब निकाले जाने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे AI चैटबॉट प्रश्न का जवाब किस आधार पर बनाता है, उसे तैयार करते हुए किस तरह की तकनीक की फिल्ट्रेशन और एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा सेंटर आप देखेंगे, क्या डाटा सेंटर किस भाषा में है, भारत में डाटा सेंटर की स्थिति क्या है, हमारे डाटा कितना समृद्ध और किस हद तक सुरक्षित है, इस पर नियंत्रण किसका है, सरकार की इसमें भूमिका कैसी है। चैटबॉट के जवाब बंदूक से गोली निकलने जैसी होती है, और जिसके इंटरनेट मीडिया पर पलक झपकते बहुप्रसारित होने में देर नहीं लगती है। चैटबॉट की संचालन प्रक्रिया, इस संदर्भ में हमें यह भी समझना होगा कि हमारा IT कानून क्या कहता है, परंतु उससे पहले हमें अब इसकी बारीकी पर नजर डालना जरूरी है। AI के स्वार्थ पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है, AI संचालित सिस्टम और प्रोडक्ट चैटबॉट कैसे काम करते हैं। दरअसल AI एक मशीन लर्निंग इंजीनियर है, और जो आप देखते हैं कंप्यूटिंग का काम तेजी से करता है। यह एक ऐसे मॉडल को विकसित कर देता है, और जिससे आप देखते हैं जिसमें मशीनें हजारों लाखों की संख्या में डाटा का इस्तेमाल कर सीखने और समझने, उसके पैटर्न को पहचानने में सक्षम बन जाती है। यह जटिल कार्य को भी अधिक कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से कर देती है। AI मुख्य रूप से मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के सिद्धांतों का पालन करते हुए विभिन्न प्रक्रियाओं के दौर से गुजरता है, और जिसमें आप देखिए डाटा कलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग, मॉडल का चुनाव, ट्रेनिंग, ट्यूनिंग एवं मूल्यांकन के बाद उनकी तैनात कर दिया जाता है। यानी सारा दारोमदार डाटा सेट के पैटर्न पर निर्भर करता है, जिसे सीखने, समझने और उन्हें पहचानने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्रामिंग के सिद्धांत का पालन करना होता है। ये उन्नत एल्गोरिदम और मॉडल मानवीय कार्य करते हैं, जैसे भाषण अथवा छवियों की पहचान
पहचानना, निर्णय लेना, जबकि आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के साथ साथ डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी जटिल अवधारणाओं को अपनाता है। लैंग्वेज मॉडल, सच तो यह है कि एआई का लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी पूरी तरह से स्मार्ट बनने की प्रक्रिया में है। जो सर्च इंजन पर या आप देखिए पूछे जाने वाले शब्द या फिर वाक्य से मिलने वाली वेबसाइटों से अलग पूरी तरह से इंटरनेट की ट्रेनिंग पर निर्भर या ज्वाइंट ऑटो कंप्लीट की तरह काम करता है। यानी जब एआई के मॉडल से प्रश्न पूछे जाते हैं तब वह उससे संबंधित इंटरनेट पर मौजूद पूरी जानकारी का डाटा के रूप में डाउनलोड कर उसे ट्रेनिंग देता है और इस स्थिति में सारा डाटा वहां से खींच लिया जाता है और इंटरनेट पर विद्यमान डाटा से ही एआई जवाब तैयार करता है। यहाँ से पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट की बात आती है जो ग्रोक के संबंध में हुआ है। उस पर प्रशिक्षित होने वाले डाटा के फिल्टर करने के साथ साथ उसे छांटने व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके प्रस्तुत करने में खामी की चिंता सामने आई है और इस कारण ही कुछ जवाबों में खासकर राजनीतिक सवालों पर एआई ठिठक जाता है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में मैं पसंद कौन है जैसे प्रश्न पर ग्रोक ने बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया। यह पूरी तरह से संबंधित डाटा सेंटर पर निर्भर है, यानी जैसा डाटा वैसा जवाब। इस मामले में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। हमारे डाटा का मुख्य स्रोत सरकारी एजेंसियां और समृद्ध मीडिया कंपनियां ही हैं। बहरहाल तकनीकी क्रांति के दौर में इंटरनेट मीडिया पर तूफान खड़ा करने वाले ग्रोक से पहले डीपसीक, गूगल का जेमिनी एआई और फिर उसके भी पहले से मौजूद चैट जीपीटी तक की त्रुटियां निरंतर सामने आती रही हैं और यह समस्या एआई की जटिलता के कारण ही है और जिसके सामने इंटरनेट की स्पीड से लेकर डाटा सिक्योरिटी, लोकतांत्रिक भावना, तटस्थता और पूर्वाग्रहों से संबंधित कई चुनौतियां हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में एआई का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही इसकी स्वायत्तता और जवाबदेही भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आईटी कानून और एलन मस्क की चुनौती। एलन मस्क की स्वामित्व वाली एक्स पूर्व में ट्विटर ने सरकार द्वारा इंटरनेट मीडिया पर सामग्री को मॉडरेट करने और हटाने का आदेश देने वाली सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b को चुनौती दी है। भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में उसकी याचिका ऐसे समय दायर की गई जब इसका एआई चैटबॉट ग्रोक हिंदी की बोलचाल की भाषा का उपयोग और सरकार की आलोचना करने वाली टिप्पणियों के चलते विवादित हो गया है। हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार द्वारा एक्स को इस मुद्दे के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया और इसकी केवल शिकायत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र ने इस बारे में केवल कंपनी से संपर्क किया। कंपनी का आरोप है कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी की धारा 79(3)(b का दुरुपयोग करके प्लेटफॉर्म पर सामग्री को अवैध रूप से ब्लॉक कर रही है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ग्रोक विवाद के संदर्भ में आईटी अधिनियम की धारा 79 क्या कहती है। वस्तुतः एक्स ने जनरेटिव एआई चैटबॉट को ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी जैसे चैटबॉट के लिए एंटी बॉक विकल्प के रूप में विज्ञापित किया है। और आप देखिए एक्स ने भारत सरकार की आईटी कानून 2000 की धारा 79(3)(b के उपयोग को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह धारा सरकार से मिले अन्य प्रावधानों में धारा 69(a) के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों को दरकिनार करती है और जिसमें विशेष रूप से कंटेंट मॉडरेशन के उद्देश्य दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 69(a) केंद्र के किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न हुए या भेजे गए, प्राप्त, संग्रहित या होस्ट की गई किसी भी जानकारी को रोकने का आदेश जारी करने की अनुमति देता है। लेकिन धारा 66(a) के विपरीत इसमें दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय शामिल हैं। धारा 69(a) में कंटेंट को रोकने के लिए इसे आवश्यकता समझने के बारे में भी कहा गया है और हालांकि यह आवश्यकता केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) में किए गए आधारों के तहत उचित माना जाता है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या फिर न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के संबंध में है। धारा 79 के तहत इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों जैसे एक्स, टेलीग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि को उपभोक्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी अभियोजन के खिलाफ बचाव है और वही यह धारा कहती है कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डाटा या संचार लिंक के लिए कानूनी रूप से या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि धारा 79(3)(b) में कहा गया है कि मध्यस्थ को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि वह ऐसी गैर कानूनी जानकारी की वास्तविकता, सच्चाई जानने या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर तुरंत नहीं हटाता। एक्स की याचिका पर 17 मार्च 2025 को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति एम
नाग प्रसन्ना ने कहा है कि यदि सरकार एक्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करती है तो कंपनी अदालत का रुख कर सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सहयोग पोर्टल से जुड़ने से इनकार करने पर अब तक एक्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया गया है और इस तरह से एक्स और भारत सरकार के बीच यह कानूनी विवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री नियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संतुलन में से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। आने वाले समय में न्यायपालिका का निर्णय इस क्षेत्र में भविष्य की नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। बाकी आप लोग बताइए क्या सोच रहे हैं आप लोग। ये राजनीति की बातें हो रही, खूब पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। छत्तीसगढ़ के इस संसाधन जुटाने के नए तरीके, उच्च शिक्षा, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। बाकी कोई आप लोगों को लगता है छूट गया, वो आपको देखना है तो इसकी पीडीएफ आपको दे देता हूं, तो देखते रहा करिएगा। जो जरूरी रहते हैं उन पर हम लोग खूब बातें भी कर लेते हैं। तो भारत के सरकारी विश्वविद्यालय दशकों तक सरकारों द्वारा मिलने वाली धनराशि पर ही निर्भर रहे हैं, लेकिन यह राशि कभी भी पर्याप्त नहीं रही है। इसके साथ हमेशा ना कोई पेंच या जटिल प्रक्रिया जुड़ी रहती थी। अब तो स्थिति और भी बदतर हो गई है। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को आवंटित राशि में कमी कर दी है और इसमें कटौती का मतलब है कि विश्वविद्यालयों के लिए राशि में और भी ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है। एक दशक पहले की तुलना में इस राशि में अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए की कमी देखने को मिली है। यूजीसी के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा, इस तरह की संस्थाओं से क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और आप देखेंगे 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थानों की नई रणनीति, देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों ने अमेरिका के आईवी लीग विश्वविद्यालय जैसे हार्वर्ड, येल और प्रेस्टन आदि की रणनीति पर चलना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी कंपनी दान राशि फंड स्थापित किए। ये अब अपनी समृद्ध पूर्व छात्रों, कंपनियों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों, परोपकारियों से धन जुटाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। वस्तुतः इसी क्रम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने जनवरी 2024 में NLU फाउंडेशन की शुरुआत की थी, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2023 में इस प्रक्रिया को अपनाया था। दानदाता यानी डोनर्स भी इस नए तरह की कंपनियां प्रारूप के फायदे को समझने में लगे हैं, खासकर छूट के मामले में। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों को दिए गए पूर्व छात्रों के दान कर मुक्त होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन के अनुसार पहले टैक्स छूट प्रमाण पत्र हासिल करना एक जटिल प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब तक दानदाताओं को उसी दिन रसीद मिल जाती है। परिणाम स्वरूप दानदाताओं में पहले से अधिक भरोसा बढ़ा है। इससे अधिक दान प्राप्त कर पाना भी अपेक्षाकृत आसान हो गया है। सरकार भी नक्शे कदम पर अक्टूबर 2024 में सरकार ने 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की थी। ये हेल्थ केयर, कृषि और आप देखते हैं कि और सतत शहरी विकास पर केंद्रित हैं। ये केंद्र क्रमशः IIT दिल्ली, एम्स और IIT रोपड़ और IIT कानपुर द्वारा संचालित किए जाएंगे। IIT दिल्ली के अनुसार सरकार ने 5 वर्षों के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी देखी गई कि इस संस्थानों को अपनी इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए धारा 8 के तहत कंपनी बनानी होगी। IIT संस्थान को इसमें ज्यादा सफलता मिली है क्योंकि इनके पूर्व छात्र या तो उच्च वेतन या वाली नौकरियों में होते हैं या स्थापित उद्यमी। साथ ही वहां डोनेशन के जरिए समाज को वापस करने की परंपरा भी है। उदाहरण के लिए इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलकनी ने 2023 में अपने पूर्व संस्थान IIT बॉम्बे को 300 करोड़ रुपए दान में दिए थे और इसी तरह IIT दिल्ली के एडवांसमेंट मैनेजमेंट फाउंडेशन में लॉन्च से पहले ही 255 करोड़ रुपए की प्रतिज्ञा हासिल कर ली गई। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह मॉडल सभी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों के लिए समान रूप से सफल हो। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन ने 2023 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक केवल 8 करोड़ रुपए जुटाए, जो IIT संस्थान द्वारा सालाना जुटाई जाने वाली राशि का 10वां हिस्सा है। कार्य प्रणाली, IIT दिल्ली का एंडाउनमेंट फंड एक सुव्यवस्थित प्रणाली की तरह काम कर रहा है। इसमें लगभग 1 दर्जन पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। कुछ कर्मचारी पूर्व छात्रों से भारत में संपर्क करते हैं, कुछ विदेशों में, जबकि अन्य छोटे और बड़े दोनों प्रकार के दानदाताओं के साथ काम करते हैं। IIT दिल्ली के अनुसार पहले इस संस्थान को छिटपुट राशि मिलती थी और पूर्व छात्र कुछ लाख रुपए ही देन करते थे, लेकिन अब यह रकम निरंतर बढ़ती जा रही है। ये कंपनियां या संस्थाएं एक अर्ध स्वायत्त कॉर्पोरेट ब्रांच की तरह काम करती हैं, जिनका नेतृत्व निदेशक कुलपतियों द्वारा किया जाता है। ये पेशेवरों की ऐसी टीम है जिसका एकमात्र लक्ष्य पूर्व छात्रों की भागीदारी बढ़ाकर अधिक से अधिक फंड जुटाना है। एकत्रित रकम सीधे विश्वविद्यालयों के एंडाउनमेंट में जाती है और इन पेशेवरों को इनके संस्थानों से मिलने वाली
मेंटेनेंस अनुदानों से वेतन दिया जाता है, जो आमतौर पर कुल जुटाई गई राशि का छोटा सा हिस्सा होता है। यह कहा जा सकता है कि सरकारी या फिर सरकार द्वारा वित्तीय मदद उपलब्ध कराए जाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पेशेवरों द्वारा दिया जाने वाला योगदान इनके विकास के लिए सहायक साबित हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका दायरा अभी और बढ़ेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।